दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं DLED प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पर। आप सभी को पता है लगातार आपके बीच में जो है कोर्स को हम दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस कारण से आपके बीच में सफल बैच की जो श्रृंखला थी वो नहीं चल पा रही थी। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह। इस वीडियो के माध्यम से हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनता है, या कहा जाए आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इससे बाहर नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, जितना चीजें चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा उससे 1% भी बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा। नीचे यहां देखिए DLED प्रथम सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए प्रथम सेमेस्टर की जो शॉर्ट नोट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 220 रुपये में उपलब्ध है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप प्राप्त जरूर करिएगा। 220 रुपये में आपको मॉडल पेपर मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें मिल रही हैं, प्लस उसके साथ शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहा है। हम चार चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इच्छुक हैं शॉर्ट नोट्स के तो बिल्कुल आप प्राप्त जरूर करिएगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को देखें, लेकिन एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपके परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो होता है बाबू 1 नंबर का होता है, ठीक है। अब आप 1 नंबर में कैसे क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल यहां पर आप देखिए, ठीक है। आपके लिए ये जानना बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है कि हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को कितने अक्षर में लिखें, कितना फैक्ट लिखें कि हमारा सही हो जाए। क्योंकि 1 नंबर में आपने देखा होगा, अभी आप बड़े बड़े जैसे आपने BSc करके आए होंगे, BA करके आए होंगे, तो आप देखते रहे होंगे कि एक एक पेज भर के आपको लिखना पड़ता था आंसर को। लेकिन ये DLED है, यहां पर आपको एक पन्ना नहीं लिखना है, ठीक है। एक लाइन में आंसर को देना है, वो भी बिल्कुल फैक्ट देना है। आप ऐसा ना समझें कि एक लाइन में हम एग्जामिनर को अगर बरगला दें तो वो बहक जाएगा, ये आपकी वहम होगी, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो उसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है उससे हम आपको परिचित करवाते हैं। देखिए सबसे ऊपर कहा जा रहा है, देख पा रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके बेस में बन रहा है। देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, ठीक है। अवस्था को मैंने पढ़ाया है, शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। हमने 3-4 अवस्थाओं को पढ़ाया है, हालांकि आप इससे रूबरू भी हुए होंगे, ठीक है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है वो शैशवावस्था होता है, या अवस्था कहा जाए। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो होती है वो आपकी शैशवावस्था ही होती है। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, मैंने आपको बताया शैशवावस्था, ठीक है, जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है, और बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष हो गया, और 6 से 12 वर्ष कह सकते हैं, या 5 से 12 वर्ष कह सकते हैं। जैसे आपके अगर जो है बहुविकल्पी में आ रहा है तो आप विकल्प के अनुसार देंगे, या अगर आपको फैक्ट लिखने के लिए आ रहा है तो आप 6 से 12 वर्ष भी लिख सकते हैं, या 5 से 12 वर्ष। दोनों ऑप्शंस आपके लिए बेहतर हैं, आप जो भी लिखें दोनों आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आप कहेंगे किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। और कौन सा काल होता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, आप कहेंगे किशोरावस्था होता है, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है, देख पा रहे हैं शैशवावस्था कब से कब तक होती है, तो जन्म से 5 वर्ष होती है, 5 या 6 वर्ष। आप दोनों चीजों को याद रखिए, ठीक है। जो आपके उस समय दिमाग में आए वही चीजें आप लिखिए।
है। हालांकि फैक्ट जो है यही लिखिएगा, अगर आप लिखने के लिए आ रहा है तो जन्म से 5 या 6 वर्ष दोनों लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपके IQ लेवल से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अल्प बुद्धि बालक की जो है बुद्धि लब्धि कितनी होती है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है जो अल्प बुद्धि के बालक होते हैं, ठीक है, उनकी जो बुद्धि लब्धि है यह कहा जाए IQ लेवल है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 50 से 70 होता है। और कहा जाए मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आप कहेंगे 20 या 25 से जो है 50 के मध्य होती है। किसकी जो है ये मूर्ख बुद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आए, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन में हमें आंसर को कैसे देना है। देखिए डायरेक्टली आपसे इसी तरह से पूछेगा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा है। ठीक है, किसे कहा जाता है या किस अवस्था, देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसने कहा है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। ठीक है, और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो हमने एक ही लाइन में 2 क्वेश्चंस को बनाया है। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छी तरह से कंठस्थ करिएगा। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये जो श्रृंखला आप चलेगी ये काफी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो चलिए यहां तक की चीजें हो गई। अगला आ रहा है, देखिए यहां हम देख लीजिए थोड़ा सा कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी दिया गया है, अच्छा यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्वेश्चन जो IQ लेवल का है वो 2019 में पूछा गया है। अब जो क्वेश्चन आएंगे इस श्रृंखला में वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष है, वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। एक सूत्र आपसे पूछता है IQ जो है, देखिए बुद्धि लब्धि इसे हम IQ भी कह सकते हैं। ठीक है, IQ इज इक्वल टू MA/CA मीन्स कहा जाए मानसिक आयु इंटू वास्तविक मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, यानी आप हिंदी में कह सकते हैं कि जो है मानसिक आयु मेंटल एज इसे हम कहते हैं। ठीक है, वास्तविक आयु इसे हम रियल एज कहते हैं इंटू 100। ये इसका डायरेक्टली सूत्र ही पूछ लिया जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होगा, तो आप पहले चीज तो इस सूत्र को ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को तब हल कर पाएंगे, ठीक है, जब आपको ये सूत्र याद रहेगा। नहीं याद रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा, लेकिन आप इतना ये जान रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे ये हल हो जाएगा, तो कतई आप 1 नंबर नहीं पाएंगे। ठीक है, आप आधा नंबर 1/2 नंबर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आप इस सूत्र को याद रखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ आप इसे मेंटल एज कह सकते हैं, यहाँ और मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं मानसिक आयु कितना है, आप कहेंगे मानसिक आयु 16 है। वास्तविक आयु कितना है, तो यहाँ देख लीजिए वास्तविक आयु आपकी 10 वर्ष है। ठीक है, इंटू यहाँ 100 कर दीजिए। ठीक है, अब डायरेक्टली 16 से 100 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 1600 हो गया। अब इसे हम 10 से काट देते हैं तो 160 हमारा क्या आएगा, ये हमारा बुद्धि लब्धि आ जाएगा। यहाँ आपसे वही पूछा है कि आखिरकार इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आगे आ रहा है मूल प्रवृत्तियों की संख्या, मैकडूगल महोदय ने दिया है। ठीक है, पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्ति को किसने दिया है, तो आप कहेंगे मैकडूगल महोदय ने दिया है। और मूल प्रवृत्तियां होती कितनी हैं, सवाल ये भी उठता है। ठीक है, तो आप कहेंगे जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो 14 होती हैं, मैकडूगल महोदय ने दिया है 2021 का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा है, कोल एंड ब्रूस ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ कॉल एंड ब्रूस लिखा है, इसे आप कोल एंड ब्रूस बना लीजिएगा। ठीक है, ये भी 2021 में अनगिनत बार ये क्वेश्चन, 2021 की बात मैं नहीं करूंगा, ये लगातार क्वेश्चन ये रिपीट होता है कि जो है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, किसने कहा है, या जीवन का अनोखा काल हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था को कहते हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना आप सीखिए, तब जाके मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रयत्न एवं भूल
का अधिगम सिद्धांत डायरेक्टली पूछता है, या अधिगम उदिगम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है या प्रतिपादन किसने किया है, तो आप कहेंगे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है, ठीक है। तो क्या यहाँ तक की चीजें आप समझ गए कि नहीं, बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं हर बार यही चीज पूछता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। पूछने के पीछे कारण यही होता है कि पता लगा हम बकर बकर करते रहें और आपको ना आए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण का नाम लिखिए। भाई परीक्षण के बारे में हालांकि अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, बिल्कुल हम आपको जरूर बताएंगे। जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, ये आपके जो व्यक्तित्व परीक्षण है, या कहा जाए पर्सनालिटी, इसे हम व्यक्तित्व को हिंदी में पर्सनालिटी भी कहते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण के नाम है आपका जीवन इतिहास विधि और प्रश्नावली विधि, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूच का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है, कोहलर ने दिया है, ठीक है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, डायरेक्टली इसी तरह से पूछेगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई, विलियम बुंट ने किया था। कहाँ किया था, जर्मनी में किया था, और 1879 में। अनगिनत बार आपके यूपी टेट लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप कहेंगे जर्मनी में स्थापित किया गया था। कौन किया था, विलियम बुंट महोदय ने किया था। कब किया था, 1879 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, CL हल महोदय ने दिया है, ठीक है। वैसे अगर हल भी आप लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रिपीटेड है 2021 का, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे हल महोदय ने दिया है, ठीक है। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की कौन सी जो है मानी जाती है, कहा जाए बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है, 5 से 6 वर्ष, जन्म से 5 से 6 वर्ष। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपका ये शुरू हुआ था तभी बता दिया था, ठीक है। चलिए, यहाँ हो गया। आगे आ रहा है अधिगम जो है अधिगमांतरण क्या है, ठीक है। अधिगमांतरण क्या है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। एक आसान से शब्दों में आप समझिए, ठीक है। अधिगम का हस्तांतरण आपसे पूछ रहा है। जैसे हम आपको टीचिंग कार्य करा रहे हैं, ठीक है, हम आपको एजुकेशन फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा अधिगम है हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, यही अधिगम स्थानांतरण। आप किसी भी बच्चे को पढ़ाएं तो यही आपका अधिगम स्थानांतरण होता है। आप जो अधिगम को पहले प्राप्त किए हैं, उस अधिगम के बाद जो है वो आप दूसरे चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी और को आप अधिगम करा रहे हैं, यही आप अधिगम का स्थानांतरण। आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे तो और बेहतर लिखेंगे मुझे लगता है जहां तक, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। अगला आ रहा है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है, स्पीयरमैन। एक कारक, द्विकारक, जो है तीन कारक या त्रिखंड इसे हम कह सकते हैं, द्विखंड कह सकते हैं, ठीक है, एक कारक कह सकते हैं, है ना। एक कारक दूसरा है, द्विखंड दूसरा है, त्रिखंड दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप कहेंगे स्पीयरमैन महोदय ने किया था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अगला आ रहा है आपके बीच में, देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, देखिए कहा जा रहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा है, अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा है, ये आप कहेंगे वुडवर्थ महोदय ने कहा है। ये भी आपके यूपी टेट लेवल तक पूछा गया है, इसलिए बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को अभी से कंठस्थ कर लीजिए, है ना। आगे कहा जा रहा है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, किसने कहा है, आप कहेंगे रॉस महोदय ने कहा है, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों क्वेश्चन संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और संवेग चेतना की वह अवस्था है ना। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, किसने कहा है, आप कहेंगे रॉस महोदय ने कहा है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, यहां आप देख रहे होंगे कि अधिकतर इसमें कथन आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक के नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कथन को जरूर याद करिएगा, क्योंकि कथन आपसे अनगिनत बार पूछा गया है, चाहे वो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो,
चाहे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, ठीक है। बिना कथन का काम नहीं चलने वाला है। आप अपर लेवल जब यूपी टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में बैठेंगे तो वहां पर भी कथन पूछे जाएंगे, है ना। तो आप कथन को अभी से याद करिएगा। अभी आपका पहला सेमेस्टर है, अभी एजुकेशन फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला जो पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, इतने कथन आपको याद हो जाएंगे कि अब क्या बताएं, ठीक है। तो इसलिए कथन को आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। किसका कथन है? आप कहेंगे जर्सील्ड महोदय का कथन है, ठीक है। ये कथन भी थोड़ा सा आपको जरूर कंठस्थ करना होगा, चूंकि आप बना कर नहीं लिख सकते। हाँ, इस बात को मैं मानूंगा कि जैसे आपको आ गया कि संवेग कि एक परिभाषा आप लिखिए किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया है जब आपका कोर्स चल रहा था, जब प्रथम सेमेस्टर हम चला रहे थे अभी कुछ दिन पहले ही, है ना, तो वहां मैंने बताया था जैसे आपको कोई भी परिभाषा अगर याद नहीं आ रही है तो आप अपने अनुसार लिख दीजिए, वहां लिख दीजिए छर्रे के अनुसार, प्याले के अनुसार, कोई भी ऐसे नाम को आप सेलेक्ट करें जो थोड़ा सा अटपटा लगे। यहाँ देख पा रहे रॉस महोदय हैं, वुडवर्थ हैं, ये थोड़े से अटपटे नाम हैं, जर्सील्ड है, ये कैसे कैसे नाम हैं। आप इसी तरह से नाम को सेलेक्ट करेंगे और कोई माइका लाल नहीं आपका नंबर काट देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कथन जो होना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप संवेग की परिभाषा लिख रहे हैं और ये संवेग की परिभाषा आप नहीं लिख पाए, लेकिन आपको संवेग का है और आप चला गए पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व की परिभाषा लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा, काट कर जीरो कर देगा, ठीक है। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। आगे कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसने कहा है प्रेरणा व्यवहार का जागृत करने, क्रिया को विकास को जो है संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। पीटी यंग महोदय ने कहा है। ये कथन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। दिया भले गया है लेकिन कथन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि आप याद जरूर करिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छोड़ दीजिए, ठीक है, सिलेबस में है तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये पूछा नहीं गया है। आगे कहा जा रहा है अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को हम स्मृति कहते हैं। स्मृति की यह परिभाषा किसकी है? आप कहेंगे रायबर्न की है, हालांकि ये भी परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि मैं भले ही आपसे कह रहा हूँ कि पीटी यंग और रायबर्न महोदय की परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस परिभाषा को भूल जाएं, आप याद जरूर रखिएगा। हाँ, खुदा न खास्ता एग्जामिनर अटपटे सवाल को करेगा तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आप फंस जाएंगे, इसलिए कतई गलती मत करिएगा। किसका कथन है? विस्मृति का अर्थ है जो है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी क्रिया को करने में असफलता। ये जेम्स ड्रेवर महोदय का कथन है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि नीचे जो भी कथन आए हुए हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट कम हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट कम है, इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूछे नहीं गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी, अगर आपको याद हो रहा है तो याद जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ड्राइवर का हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, कहा जा रहा है तर्क के संबंध में यह विचार किसके हैं? तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पुनर्भवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। ये गेट्स व अन्य का कथन है। अगला आपके बीच में आ रहा है व्यक्तित्व। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसकी है? कहा जा रहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसकी अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ये ऑल पोर्ट का कथन है। और लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, देख लीजिएगा, ये भी कहा जा रहा है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई अपने आप को एडजस्टमेंट
कहा जाए या समायोजन कहा जाए। जैसे आप कहीं दूर देश विदेश जब चले जाते हैं तो वहां पर आप अपने आप को समायोजन कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, ठंडा क्षेत्र है, ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए सुल्तानपुर से चले जाइए, आजमगढ़ बनारस जो है इलाहाबाद से चले जाइए, तो आप जम्मू चले जाएंगे लेकिन वहाँ पर आपको एक बार सर्वाइव करने में समस्याएं होंगी। तो यही कहा जा रहा है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई ठंडी हुआ, ठंडी में आप अपने आप को एडजस्ट किए, बरसात है, बरसात में आप अपने आप को एडजस्ट किए, तो कहीं ना कहीं ये जो एडजस्टमेंट है, ये समायोजन है, भी अनवरत चलता रहता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये कथन किसने कहा है, तो आप कहेंगे गेट्स व अन्य महोदय ने कहा है। तो ये ऊपर के जो 3-4 कथन है थोड़े से महत्वपूर्ण कम है, बाकी आप कंठस्थ इन्हें जरूर करिएगा। बाकी अदरवाइज अगर कोई चीज आपको न समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, मैं फिर कह रहा हूं, तो बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।